स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व है ना करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है, एक मास 2 kg यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे ही। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2। मतलब ये क्या कहा गया है कि ये यहाँ रुका हुआ है, रेस्ट पे है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि कितना फोर्स मैं लगाऊं, ठीक है, कि ऊपर ये मूव करने लगे, ठीक है, और दूसरा नीचे मूव करने लगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं, अप द इंक्लाइन वाला। अप द इंक्लाइन मतलब आपको फोर्स लगाना है, और कैसे फोर्स लगाना है, पैरेलल टू इंक्लाइन लगाना है, मतलब या तो नीचे या तो ऊपर ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए हमें। तो नॉर्मल 2 है ना, मास 2 kg है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। ये कॉस थीटा साइन थीटा में तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब है ना कैसे कंपोनेंट लेते हैं। अब देखिए अप द इंक्लाइन इसको भेजना है, मतलब एक टेंडेंसी जनरेट करनी है अप द इंक्लाइन भेजने की। ठीक है, तो हमें फोर्स किधर से लगाना होगा, नीचे के डायरेक्शन से फोर्स लगाना होगा, तभी तो ये ऊपर जा सकता है। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि इसे पुल करना होगा किसी फोर्स F से। आई बात समझ में। तो जब ये ऊपर टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो नीचे क्या लगेगी, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी नीचे। आ रही बात समझ में। और जैसे ही टेंडेंसी है कि अब मूव ही कर जाएगा, मतलब ये मिनिमम फोर्स है, मतलब इससे हल्का सा 0.0000001 न्यूटन बढ़ा दो तो ये मूव कर जाएगा। तो इस टाइम फ्रिक्शन क्या लग रही होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना। मूव किया नहीं है लेकिन कर जाएगा अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो। क्योंकि अगर ये मूव करने लगेगा तो फिर उसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी उस वक्त, क्योंकि उस टाइम अब रिलेटिव मोशन होने लगा है। ठीक है, यहाँ पर बस टेंडेंसी बनी है। तो बताइए यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगी वो स्टैटिक इन नेचर होगी, और कितनी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। आ रही है बात समझ में, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, 0 ही है, क्योंकि ये मूव किया नहीं है, टेंडेंसी बस आ गई अब मूव करने की, कोई दिक्कत है इसमें। तो एक्सीलेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स क्या है इस पर, 0 है। यानी ऊपर पे लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे पे लगने वाला फोर्स। तो ऊपर फोर्स तो F ही लग रहा है, और नीचे क्या लग रही है, mg साइन थीटा प्लस Fs मैक्स, है ना, मैक्सिमम ये फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आंसर आ चुका है। तो जल्दी से चलिए कैलकुलेट करते हैं। mg साइन थीटा की वैल्यू, मास की वैल्यू 2 kg है, g की वैल्यू 9.8 रख लो, साइन 30 डिग्री यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये 9.8 न्यूटन रहा आपका। प्लस ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आप जानते हो, म्यू एस इंटू एन होता है ना। और म्यू एस की वैल्यू 0.2 दी गई है, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी कॉस थीटा। क्यों, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस तो मोशन नहीं हो रहा है, तो ऊपर नॉर्मल लग रही है, नीचे एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। अगेन आप वैल्यू रखिए, ये 0.2 है, मास की वैल्यू कितनी है, 2 kg है, जी की वैल्यू 9.8, ओफ गंदा आ गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 है ना, √3/2। तो फिर से अब इसमें कैलकुलेटर का सहारा लेना होगा, 2 से 2 कट जाएंगे, कैलकुलेट कीजिए इसको। ये तो है ना 1.96 बन जाएगा, 9.8 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू √3, और ये फिर हो जाएगा 3.39 के अप्रॉक्स में आ जाएगा न्यूटन। क्लियर है ये चीज़। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए 3.39। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना है, 13.19 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स आ रही है ना। लेकिन एस में शायद मुझे लग रहा है कि 2 है ना सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके इसके 13 न्यूटन लिखा गया है। बाकी सही आंसर तो यही है। ठीक है, बाकी आप 10 रहते तो शायद थोड़ा सा और अलग आंसर आता है ना, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते तो ये सब आंसर मान्य है ना, कोई भी गलत नहीं है। फिर एक दूसरा है डाउन द इंक्लाइन, है ना, डाउन द इंक्लाइन अब जाना है, तो मैंने उसके लिए भी एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, सेम चीज़ है, केस 2, डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन
तो अगर बताइए डाउन द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी जनरेट होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, ऊपर लगेगी। और कितनी लगेगी, एफ एस मैक्स। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी अभी आपने इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो उसको उठा लेते हैं। एम जी साइन थीटा 9.8 आया था और एफ एस मैक्स 3.39 न्यूटन आया था, तो इसको यहाँ पे रख लो 9.8 न्यूटन और एफ एस मैक्स क्या होगा 3.39 न्यूटन। अब आप देख सकते हो नीचे का फोर्स ऑलरेडी बड़ा है ऊपर के फोर्स से, ठीक है, ऑलरेडी बड़ा है। तो क्या आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत है क्या डाउन द इंक्लाइन मूव करवाने के लिए? बिल्कुल नहीं, है ना। एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ठीक है। तो आपको नो फोर्स रिक्वायर्ड है ना, वो डाउन द इंक्लाइन अपने आप चला जाएगा। अप द इंक्लाइन भेजने में आपको फोर्स की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, मेथड 2। मतलब ये गलत, मतलब मुझे खुद पसंद नहीं है ये, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ ऐसे। एंगल ऑफ रिपोज, है ना, आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल लीजिए, वो कितना होगा, टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू एस होता था। याद कीजिए एंगल ऑफ रिपोज उसे कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि उसके बाद ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2। फिर से कैलकुलेटर का ही यहाँ सहारा लेना होगा, इसलिए मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। टेन इनवर्स 0.2 लगभग आती है 11.3 डिग्री के आसपास। तो बताइए ये एंगल ऑफ रिपोज है, क्या क्लियरली देख सकते हैं आपका जो एंगल है 30 डिग्री वो इस एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, है ना, आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो।